हेलो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लास। दोस्तों, क्लास 12 के आगाज सीरीज में आप जानते हैं कि हम लोगों ने लगभग 11 लेक्चर फर्स्ट चैप्टर से कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कांड का हो चुका है। दोस्तों, आज हम 12वें लेक्चर की बात करेंगे। आई होप कि इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो फाइनल लेक्चर होगा। तो आज हम लोग 12वें लेक्चर में बात करने वाले हैं दोस्तों कि आखिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमने बहुत देखा प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया जैसे तमाम प्रोसेस को होते 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 हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन अब हो चुका है, अब क्या होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कोई खास इवेंट्स नहीं है, कुछ इवेंट्स मिलेंगे जिसमें आपको एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, सीड देखेंगे, फ्रूट देखेंगे, किस तरह से ओव्यूल चेंज होता है सीड में, किस तरह से ओवरी चेंज होती है फ्रूट में। ऐसे तमाम चीजों का प्रोसेस जो भी हो रहा होगा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इन सभी इवेंट्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हमारा एक लेक्चर जो होगा, जो भी सेशन होगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जिसको आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जो नहीं किए वो आप लोग जरूर करिएगा। दोस्तों, आप अपना सपोर्ट हमारे साथ जरूर बनाए रखिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हम लोग चल रहे हैं और बेहतर तरीके से आपको और बेहतर कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं मैं। दोस्तों, आइए लेट नहीं करते हैं, एक छोटा सा सेशन ही होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें देखने वाले हैं आप लोग कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि आखिर फर्टिलाइजेशन क्या था, आप जान चुके हैं। इससे पहले भी आपने डबल फर्टिलाइजेशन नवाज़ुद्दीन साहब का जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में बताया। किस तरह से इन्होंने बताया कि ये प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन होने से हमने देखा कि किस तरह से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। फिर हमने देखा वहां से डिवीजन के दौरान जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना था, PEN जिसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये किस तरह से आगे जाकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है और वही एंडोस्पर्म एज ए नरिशमेंट के रूप में किस तरह से एम्ब्रियो के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। अब आज हम देखेंगे कि आखिर वह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एंडोस्पर्म दिखा रहा था, वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान ये तो बना था, यानी एंडोस्पर्म बना था। अब उसी एंडोस्पर्म की चर्चा करने वाले हैं, यानी हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इस टॉपिक में एंडोस्पर्म की बात करेंगे। क्या करेंगे इसमें, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, एंडोस्पर्म की बात करने वाले हैं इसमें। एंडोस्पर्म, तो आप लोग दोस्तों हमारे साथ नोट जरूर बनाते चलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें लिख लेंगे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है, डिवाइड रिपीटेडली, ठीक है ना। एंड क्या बनाएगा, एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है ना। जो क्या होता है, इसमें भरा होता है विच फिल्ड रिजर्व फूड मटेरियल। किस लिए होता है रिजर्व फूड मटेरियल, फॉर द न्यूट्रिशन किसके लिए, ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी दोस्तों, हमने देखा कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, मैंने आपको बताया था बीच वाला जो पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर वाला जो भाग था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, उसमें रिपीटेडली डिवीजन चलता है। और जब वो डिवीजन चलता है तो हम देखते हैं कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाता है। और वही ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू भरा किस चीज से होता है, रिजर्व फूड मटेरियल से। वो काम किसमें आता है, न्यूट्रिशन के रूप में। किसके न्यूट्रिशन में, वो न्यूट्रिशन देता है कि एम्ब्रियो का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। समझ में आ गया। तो पहली पॉइंट तो आप यहाँ पर आप ये समझ सकते थे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यही जो हमारा PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या होता है इसमें, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, कॉल्ड
प्री न्यूक्लियर, क्या बोलते हैं, प्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है ना, प्री न्यूक्लियर डिवीजन के रूप में इसको जाना जाता है, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। और इसी प्री न्यूक्लियर डिवीजन का नाम पड़ जाता है प्री न्यूक्लियर डिवीजन, कहिए या तो प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहिए, वो सही रहेगा, एंडोस्पर्म, ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों मैंने एंडोस्पर्म कह दिया, क्योंकि ये प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कोई हो रहा है, तो उसके लिए, और अब यहीं से सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यानी अगले पॉइंट में चाहिए तो बना दीजिए, यहाँ पे क्या बनाएंगे, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, शुरू हो जाएगा। एंड एंडोस्पर्म क्या होगा, एंडोस्पर्म जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है बेटा, बता देंगे, बिकम सेलुलर हो जाता है, क्या हो जाता है, सेलुलर, यानी सेल लेवल का हो जाता है। इन, जैसे आप देखेंगे उसमें कोकोनट में, हाँ देखेंगे, इन कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर में देखेंगे, क्या देखेंगे, कोकोनट वाटर फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज फ्री, इज फ्री न्यूक्लियर, इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है ना, जो किसमें बने होते हैं, इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं, मेड अप बाई 100 न्यूक्लियाई, यानी 100 कह देंगे, हलवक 100 न्यूक्लियर, ठीक है ना, एंड 100 न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है ना, 100 न्यूक्लियर, ठीक है, 100 न्यूक्लियर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, यानी इसमें हमने ये बता दिया। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या हो गया था, हमारा जो एंडोस्पर्म बन गया, ये क्या हो गया, सेलुलर इंडो स्पर्म आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और वहीं पर आप देखेंगे कि ये व्हाइट कर्नाल के बीच में बंधा रहता है, यानी लिख सकते हैं, बता देंगे, जो ये व्हाइट कर्नल जो होता है, इज द व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर, क्या हो जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। और हम कह देते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस। क्या बात इतनी हमारी समझ आ रही है कि किस तरह से ये हमने बता दिया कि हमारा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। अब आगे देखेंगे इसमें, सॉरी, ये इसमें एंडोस्पर्म इसको हटा दीजिए, सीधा यहीं पर ले लीजिए इसको। जैसे आपने देखा होगा नारियल, तो नारियल में क्या होता है, नारियल में आप देखेंगे तो पूरा बंधा रहता है, पैक रहता है। अब जब उसको आप फाड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 सफेद व्हाइट करनाल मिलते हैं जो आप खाते हैं, और उन्हीं के बीच में क्या भरा रहता है, एक प्रकार से कोकोनट का जूस रहता है, जो मैंने लिखा है कोकोनट का वाटर। तो वो दोनों कैसे हो जाते हैं हमारे कैनल, वो सेलुलर हो जाते हैं, वो एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड मटेरियल है, उसको हम यूज करते हैं, खा भी सकते हैं। वन यही ये कहना चाहता है कि व्हाइट कर्नल कोकोनट वाटर में दोनों तरफ किससे घिरा होता है, व्हाइट कर्नल से, जो कि एक प्रकार से सेलुलर हो जाता है और एंडोस्पर्म के रूप में, ठीक ना। आगे इसमें देख लेंगे, फिर बता देंगे इसमें चौथा पॉइंट कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म में भी, या तो में भी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, किस लिए, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। आप जानते हैं कि पूरी तरह से एम्ब्रियो को डेवलप करने में खर्च हो जाते हैं, जैसे पी के केसेस में, मटर पी में, जैसे आप देख सकते हैं किसमें, बीन में, किसमें, बीन में, जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंडनट में,
नट, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। और फिर आगे इसमें हम बता सकते हैं, हो सकता है ORR में भी परसिस्ट, कुछ बच जाते हैं, में भी कुछ परसिस्ट हो जाएंगे। परसिस्ट किसमें हो जाएंगे? इन मैच्योर सीड में, परसिस्ट इन मैच्योर सीड, मैच्योर सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन अगर पूछा जाए किसमें तो बता दीजिए कैस्टर में हो जाएगा, कैस्टर के केसेस में हो जाएगा, कोकोनट के रूप में हो जाएगा। अब ये किस लिए होगा तो इसको यूज कर लेते हैं, यूज्ड इन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, इसीलिए हम बोलते हैं ये क्या हो जाते हैं, एल्बुमिनस हो जाता है। क्या हो जाता है ये वाला, वो वाला नॉन एल्बुमिनस है, ये एल्बुमिनस, या इसी को बोल सकते हैं क्या, इंडोस्पर्मिक सीड। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर कुछ तो भरा है, यानी इसके अंदर इंडोस्पर्म भी मौजूद है, एल्बुमिनस है। ये वाला हमारा कैसा हो गया था, ये नॉन एल्बुमिनस, यानी सारा का सारा कंज्यूम हो चुका था, खत्म हो चुका था। और जहां बच गया है वो हमारा भी इंडोस्पर्मिक सीड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी रिजर्व फूड मटेरियल बचा हुआ है इंडोस्पर्म के फॉर्म में, वो आगे सीड जर्मिनेशन में यूज कर लिया जाता है। समझ में आ गई इतनी बात है, तो ये चीज इसमें हो गया, ठीक है ना, इंडोस्पर्मिक सीड में। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको? 4-5 पॉइंट है, इसको अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें आपको समझ लेना सेलुलर कब हो जाता है, कैसे कोकोनट के कर्नल व्हाइट कर्नल हमारे सेलुलर हो जाते हैं, किस तरह से कोकोनट हमारा वाटर उसके बीच में रहता है, क्या था इसमें एल्बुमिनस क्या होते थे, नॉन एल्बुमिनस क्या है, यानी इंडोस्पर्मिक सीड क्या है और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, किस सीड के अंदर इंडोस्पर्म अभी भी रह गया है, किसमें नहीं रह गया है। ये एग्जाम्पल सहित मैंने आपको कैस्टर कोकोनट ये सब चीजें क्या बता दिया, बता दिया। और अगर बचा है तो क्या करेगा, सीड जर्मिनेशन में काम आ जाएगा, जब वो जर्मिनेट करेगा। तो ऐसे सारी चीजें हमने इतने भागों में यानी 4-5 पॉइंट में पूरा का पूरा आपको इसके बारे में समझा दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इम्ब्रियो क्या है, ले लीजिए। चलिए इसमें देखेंगे, अब हम बात करेंगे इम्ब्रियो में। आप जानते हैं कि इम्ब्रियो कहाँ पर होता है, इम्ब्रियो हम देखेंगे इम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर इंडे पर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। अर्ली स्टेज में आप देखेंगे तो मोनोकोटिलिडस में और यूकोटिलिडस में दोनों का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट है वो लगभग लगभग सेम होता है, यानी इम्ब्रियोजेनी जो हो रही है मोनोडाइकॉट में, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। अभी आपने देखा इंडोस्पर्म किस तरह से एज अ न्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता था, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने के लिए जाना जाता था, तो वो सब चीजें अब यहाँ यूज होगी, कंज्यूम किएगा इम्ब्रियो, क्योंकि अब इसको डेवलप होना है। तो इंडोस्पर्म जो अभी तक बना था, जो पढ़ा है, अब इसको ला करके दे दीजिए, ये डेवलपमेंट करेगा, डेवलप करेगा। समझ में आ गया? तो इसमें 1-2 पॉइंट इसमें भी लिख लेंगे, देख लेंगे ये कहां पर डेवलप करेगा, तो बता देंगे डेवलप ऑन माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक ना, एम्ब्रियो सैक। बात समझ में आ गई इतनी बात है, बहुत आसान है चीज। अभी तक क्या था, यही इंडोस्पर्म जो था, यही जो इंडोस्पर्म था क्या करता था, ये न्यूट्रिशन देता था, क्या देता था, न्यूट्रिशन देता था। किसको देता था, ताकि क्या बन सकता था, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। चीज समझ में आई इतनी बात अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। फिर हमने देखा कि अर्ली जो स्टेज थी, इन अर्ली स्टेज जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोनो एंड डाइकॉट, दोनों में क्या होता है, ये सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी एम्ब्रियोजेनी जो होता है, एम्ब्रियोजेनी। अब आप एम्ब्रियोजेनी समझ पाते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द मोनोकोटिलिडस एंड द डाइकोटिलिडस इज द सेम एट द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। समझ में आ गया इतनी बात है। यानी वहीं पर आप देखेंगे एम्ब्रियो सेक के जो माइक्रोपाइलर था, वहां पे क्या रखा, ऑलरेडी जाइगोट है। आप जानते हैं तो जाइगोट होता है, और वहीं पर हम देखेंगे कि किस तरह से एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट धीरे धीरे मोनोडाइकोटिलिडस में शुरू होता है। यानी हमने ये बताया, यहाँ पर एक चीज और समझ सकते चाहिए तो आप कह देंगे कि जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट आप देखेंगे तो ये जाइगोट जो है,
कि जायगोट करेगा क्या। तो जायगोट आप जानते हैं पहले बनाएगा प्री एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? प्री एम्ब्रियो बनाएगा, और बाद में क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो बनाएगा। आप जानते हैं कि एम्ब्रियो जो बना है ये कैसे होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहिए तो ब्रेकर में लिख लो यहाँ पर ताकि और भी स्पष्ट रहे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कैसे, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर होगा, हार्ट शेप होगा, किडनी मतलब हार्ट, हार्ट शेप होगा, ठीक ना। अब ये हो जाएगा क्या, मैच्योर एम्ब्रियो। यानी हमने देखा कि अब जायगोट ने बनाया प्री एम्ब्रियो, फिर बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कैसा हो गया, ये हो गया ग्लोबुलर हार्ड शेप मैच्योर्ड एम्ब्रियो की तरह अब ये दिखने लगा। समझ आ गया? इतना प्रोसेस हो रहा है जायगोट डेवलपमेंट करके बनाता है। समझ आ गया? आगे समझ लेंगे। इसमें बता देंगे कि जो टिपिकल होता है, यानी हम बता देंगे कि जो स्पेशली किसमें डाई कॉटिलीडन्स जो होता है, टिपिकल डाई कॉटिलीडन्स के केसेस में आप देखेंगे तो जो इसका एम्ब्रियो होता है ये कंसिस्ट होता है किस चीज से, कंसिस्ट, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं थोड़ा कलरफुल कर देता हूं। यानी कि जो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ टू कॉटिलिडन्स, टू कॉटिलिडन्स। समझ में आ गया? यानी हमने कहा कि जो डाइकोटिलिडन्स वाला हमारा एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और उसी एक्सिस में भी अभी मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, देख लेंगे यहाँ पर। तो आपको मैं डायग्राम हल्का फुल्का रफली मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है ना। ये भाग कहलाता है रेडिकल, ये वाला हमारा क्या कहलाता है, हाइपोकॉटिल, ठीक ना। और ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स कहलाते हैं। और ये वाला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल कहते हैं। समझ आ गया की बात है? तो ये स्ट्रक्चर जो डाइकोटिलिडन्स यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस जो रहेगा, उसी एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलेंगे, किसमें, डाइकोटिलिडन्स के केसेस में। समझ में आ गया? आगे देखेंगे कि जो इसका एबव वाला भाग होगा, यानी देख सकते हैं यहाँ पर बता देंगे कि जो एबव लेवल होगा, एबव लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला जो ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसी का नाम पड़ जाता है इपिकॉटिल। क्या नाम होता है, इपिकॉटिल, इपिकॉटिल रूप से जाना जाता है, ठीक है ना। और वही इपिकॉटिल जो बना है बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो बता देंगे, यहीं पर लिख देता हूँ, ये भी प्लूम्यूल में। किसमें, प्लूम्यूल में। प्लूम्यूल मतलब आप समझते हैं कि प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाता था, स्टेम बनाता था। प्लूम्यूल कहिए या तो इसको स्टेम का टिप कहिए, ये आगे जाकर कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर अगला लाइन, जो बिलो होगा, बिलो लेवल जो कॉटिलिडन्स का होता है, बिलो लेवल जो कॉटिलिडन्स का होता है, ये क्या करेगा भाई, ये बनाता है, क्या बनाता है, हाइपोकॉटिल। क्या नाम पड़ जाता है इसका, हाइपोकॉटिल। ये जो आपने देखा ये वाला बिलो लेवल वाला क्या बनाता है, ये हाइपोकॉटिल बनाता है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब हाइपोकॉटिल बनाता है, जो टर्मिनेट करता है किसमें, टर्मिनेट कर जाएगा रेडिकल्स, इसमें रेडिकल्स में कन्वर्ट करता है, या इसी रेडिकल्स होता है, या इसी को आप लाइन से या तो इसी को रहेंगे रेडिकल में कन्वर्ट करता है, छोड़ दो इसको। रूट कैप भी कह सकते हैं इसको, देखेंगे। अब यहाँ पे रूट कैप वाला भाग है तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, जो रूट कैप होता है, रूट कैप कवर्ड होता है किससे, कवर्ड विथ
बग, रूट कैप है, रूट टिप कहिए इसको, रूट टिप कवर्ड विथ रूट कैप, या रूट कैप का एक नाम और होता है, ये भी देख लीजिए, पूछा जाता है कई बार, कोलेप्ट्रा। क्या कहते हैं इसको? कोलेप्ट्रा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि रूट जो है, रूट टिप जो है कवर्ड होता है रूट कैप से, रूट कैप को ही कोलेप्ट्रा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें भाई, आगे देखेंगे। ये तो हो गई डाइकोटिलीडन्स का बात। अगर हम यहीं पे बात करता हूँ कि मोनोकाटिलीडन्स में क्या होता है, तो मोनोकाटिलीडन्स जो होता है, इसका जो एम्ब्रियो होता है, आप जान लीजिए कि इसमें क्या होता है, वन कॉटिलीडन्स होता है। मतलब जब ये जर्मिनेट करेगा तो सिंगल लीफ निकलेगी, यानी वन कॉटिलीडन्स क्या करेगा, आपको मोनोकॉटिलीडन्स में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप देखते हैं किसमें, ग्रास के केसेस में, किसमें, इन इन ग्रास फैमिली, यानी जो ग्रास वाली जो फैमिली होती है, उस ग्रास फैमिली में आप देखेंगे बेटा, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जो कॉटिलीडन्स होता है, जो कॉटिलीडन्स होता है, इसका नाम कुछ और पड़ जाता है। उस कॉटिलीडन्स का जो नाम पड़ जाता है उसको बोलते हैं स्क्वैटलम। देखिए, SCUTELLEL, ये किसमें होता है, जो ग्रास वाली फैमिली। तो ग्रास वाली फैमिली को आपको पता होना चाहिए कि पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ये इसमें आ गया, पोएसी वाले से स्क्वैटुलम कहते हैं। और ये होता कहाँ पे है, तो बता देंगे कि ये जो होता है स्क्वैटुलम, सैचुएटेड सैचुएटेड टूवर्ड टूवर्ड कहाँ पर, टूवर्ड वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी उसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में आपको क्या मिलेगा, स्पेटुलम मिलेगा, जो कि कॉटिलीडन्स, किसमें, फैमिली जो ग्रासेस होता है उस कॉटिलीडन्स के नाम से जाना जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात है। आगे देखेंगे, एक लाइन और समझ लेंगे। यहीं पर बना देता हूँ, जगह कम है तो समझ लेते हैं इसको। देखिए, जो रूट कैप होगा बेटा, जो हमारा रूट कैप होता है इनक्लोज्ड होता है। अभी मैंने आपको बताया, रूट कैप इनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, एक कवर होती है, शीथ होती है, कार्ड, उसका नाम क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ कार्ड, उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिए, कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं उसको, कोलियोराइजा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो कोलियोराइजा के रूप में उसको जाना जाता है। समझ में आ गया होगा। और एक यहीं पर चाहिए तो एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। देखेंगे जो कुछ लीफ होती है, यानी बता देंगे कि फ्यू लीफ कहां पर आपको मिलेंगी, फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डिया इनक्लोज्ड कहां पर होती हैं, इनक्लोज्ड इन ए हालो फॉलियर स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या पड़ जाता है, कॉल्ड फोलियोटाइल। तो देखिए, प्राइमोर्डिया लीफ जिस चीज में कवर होती है, यानी ये शूट वाला भाग हो गया। आप जानते हैं कि फर्स्ट लीफ जो होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड के बाद क्या होता है, प्राइमोर्डिया लीफ होती है। जिस चीज में कवर्ड होती है, नाम क्या हो गया, कोलेप्टाइल होता है। कोलियोराइजा क्या हो गया, कोलियोराइजा एक प्रकार से हमने बताया आपसे क्या होता है, रूट कैप जिसमें इंक्लोज होता है, उस अनडिफरेंशिएटेड शीट को क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा कहा जाता है। तो देखिए, हमने बताया कि रूट वाला भाग कोलियोराइजा, यानी हमने कहा कि ये रूट है तो रूट हमारा कोलियोराइजा है, और ये अगर हमारा शूट है तो इस शूट का नाम क्या हो जाएगा, कोलियोप्टाइल हो गया। ये बात कहां से क्लियर है, रूट वाला कोलियोराइजा हो गया, और हमारा शूट वाला भाग क्या हो गया, कोलियोप्टाइल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार तो कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बना करके बढ़िया से फॉर्म में। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कि कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, रूट और शूट, इन दोनों में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बहुत तगड़े बनाए जाते हैं। तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, ये इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरह से ये हमने बता दिया, और ये आपको हमने दिखा दिया कि टिपिकल डाइकॉट में आपने देखा है कि एम्ब्रियो आपको किस तरह से दिखाई देती है। अभी मैं आपको एक
इम्ब्रियो हम बता सकते हैं कि इम्ब्रियो जो होता है ग्रास के केसेस में किस तरह से दिखाई पड़ते हैं, ग्रास वाला मैं बना देता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसमें देख लेंगे बेटा हम लोग, लास्ट इसमें फिगर बच गया था। देखिए अगर मैं एक बात करता हूँ कि ग्रासेस जो भी मैंने आपसे बताया था, ग्रासेस के केसेस में क्या क्या बदलाव था, तो वो चीजें आपको देखने को समझ सकते हैं आप यहाँ पे। इस एरिया को क्या बोलते हैं, स्केटुलम बोलते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों आपको देख रहे हैं तो इसको कोलेप्टाइल कहा जाता था, ठीक है ना। कोलेप्टाइल वाला जो भी मैं आपसे बताया था, कोलेप्टाइल कोलोराइजा शूट और रूट वाले जो एपेक्स थे टिप थे उनका नाम था। ये बीच में शूट एपेक्स था, तो यानी कोलेप्टाइल वही शूट वाले का भाग है। यहाँ पर आपको एपिब्लास्ट मिल सकता है। ये जो नीचे आप दिखाई पड़ता है इसको रेडिकल कहता है, जो आगे टर्मिनेट करता है किसमें, रूट टिप में या फिर रूट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट कैप होता है, जो रूट कैप समझ में आ गया ना, इपिकॉटल के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट कैप हो गया। अब ये हमारा कोलोराइजा, कोलोराइजा के नाम से होता था, कोलोराइजा आप जानते थे किसके लिए था, रूट कैप वाले के भाग, यानी रूट में था, रूट का पार्ट था ये। अब यहाँ से इस तरह से हमने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपको दर्शा दिया है कि यहाँ ग्रासेस के केसेस में यानी पोएसी फैमिली में जो पाया जाता है वहां पर किस तरह से हम देख सकते हैं कि इम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया आपको। दोस्तों आज हम लोगों ने बस एक छोटा सा सेशन ही करना था, बाकी हम लोग सीड और फ्रूट एक लास्ट लेक्चर बचा है, इसको देख करके और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को आप बढ़िया से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर ये बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोगों को। बेटा आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट हमें बहुत ही जरूरी है। इनिशिएशन फेज में तो आप जान लीजिए कि रामबाण है आप सब। हम आपको बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीके से ज्ञान देने में कमी नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ जरूर देते रहिए। बाकी तो मेहनत करना हमारा काम है, आप साथ में लगे रहेंगे, आपके नैया पार तो निश्चित है, क्योंकि आप वैसे खुद ही इतना मेहनती हैं। और बस मैं तो आपके लिए बस एक प्लेटफॉर्म हूँ, एक माध्यम हूँ कि मैं आपके ज्ञान को और ज्यादा मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि आपके पास बहुत ज्ञान है, बस इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत